अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर के चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। यानी अगर एक रीजन है जिसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दिस रीजन। यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? अब यहां पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितनी चेंज है। तो आप यहां पर इस फार्मूला में नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन v इज कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं है। यहां फार्मूला में क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर क्वेश्चन में कहा गया कि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसका मतलब पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा, तो फिर पोटेंशियल में चेंज क्या होगी? जीरो। जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगी तो इस फार्मूला में ये चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें तो माइनस जीरो बाय डेल्टा आर। तो किसी भी चीज को जीरो पर डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही आता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज दैट you follow an electric field line due to a positive point charge। सपोज करें कि आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। तो यहां पर देखें पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज से दूर जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो किया जाए, यानी चार्ज से दूर जाया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो इसका आंसर है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे? ये दोनों आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब आप इस पॉइंट चार्ज से दूर मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका डिस्टेंस इस चार्ज से बढ़ेगा। जब इस चार्ज से डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, how can you identify that which plate of a capacitor is positively charged। आप किस तरह बता सकते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में से कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपके सामने डायग्राम में नजर आ रही है। अब यहां से आप किस तरह कह सकते हैं कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो प्लेट आपने चेक करनी है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नहीं है, उस प्लेट को यहां पर
उस प्लेट को इस डिस्क के इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप की इन गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ और इस प्लेट, मेटल प्लेट के दरमियान अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो, यानी डाइवर्जेंस का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से दूर चली जाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो तो इसका मतलब है कि आपकी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, यानी आप फोर्स या फोर्सेस के बारे में बताएं अगर एक पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखा जाए। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखा जाए और पैरेलल प्लेट्स के ऊपर एक जैसा चार्ज हो और बराबर चार्ज हो तो फोर्स क्या होगी। तो पहले पार्ट का आंसर है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज जीरो। क्यों जीरो होगी, देख सकते हैं कि दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इनके दरमियान अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो ये दोनों प्लेट्स इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगी। क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों इस चार्ज को बराबर फोर्स से रिपेल करेंगी। तो ये प्लेट इस चार्ज को उधर धकेलेगी, ये प्लेट इस चार्ज को इस साइड पर धकेलेगी। तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ अगर आप कहें कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो आप यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो यहाँ इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो यहाँ पर फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। अब नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ आते हैं विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। और यहाँ पर अब प्लेट्स के ऊपर इक्वल चार्ज हो लेकिन अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इस केस में चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स होगी और उस फोर्स की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगी। देखते हैं कैसे। अब इस डायग्राम में देखें, अब दोनों प्लेट्स के ऊपर बराबर चार्ज है लेकिन अपोजिट है, एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है। इनके दरमियान अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। इसको भी अगर दूसरी तरह देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को ऐड अप करेंगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से आप देख सकते हैं कि फोर्स भी मैक्सिमम होगी इस फार्मूला की वजह से। और फोर्स मैक्सिमम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस वाई, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्या वजह है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम में नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पर एक ही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पर हमेशा एक ही होगी, मुख्तलिफ नहीं हो सकती। जैसा कि इसमें देखें
कि एक पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2 है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन 2 होंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, और क्रॉस सिर्फ उस वक्त कर सकती हैं जब एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस हों इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस हों। तो इसका मतलब है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूनी डायरेक्शनल होती हैं, यानी एक ही डायरेक्शन होती है इनकी, तो इस वजह से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? यानी अगर एक पॉइंट चार्ज q जिसका मैस m है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए जो कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो क्या पॉइंट चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन में जाएगा? तो इसका आंसर है यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाएगा जो कि एक ही डायरेक्शन में होगी। यानी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एक लाइन में मूव करेगा, जिस मोशन को आप रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बलून इफ बलून इज स्फेरिकल? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड रबर बलून के अंदर जीरो होगी अगर बलून स्फेरिकल हो? अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अज्यूम करें कि चार्ज के ऊपर, सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसका आंसर होगा यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बलून। यानी चार्ज रबर बलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। उसकी वजह क्या है, रीजन देखते हैं। सपोज करें कि आपने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की है। ये गॉसियन सरफेस है जो डॉटेड लाइन में है। तो इस गॉसियन सरफेस को अगर इमेजिन किया जाए तो इसमें अगर देखें तो चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस में? तो गॉसियन सरफेस के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी यहां पर क्या है, Q जीरो है। तो इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने गॉसेस लॉ की रूल से फार्मूला पढ़ा है, फाई ऑफ E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, Q जीरो है, तो इसका मतलब है यहां वैल्यू पुट की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाई ऑफ E इज इक्वल टू E डॉट A। अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि E डॉट A इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह जीरो पुट करें तो E डॉट A इज इक्वल टू जीरो आता है। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है या E जीरो होगा जो A के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका आंसर जीरो आया है, या A जीरो है जो E के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका आंसर जीरो आया है। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो उसका मतलब है कि इन दोनों चीजों में से एक की वैल्यू जीरो है। तो अब कौन सी वैल्यू जीरो हो सकती है? अब ए क्या है, एरिया। अब यहां देखें तो गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो आपने इमेजिन की हुई है। जब इमेजिन की है सरफेस है तो उसका एरिया भी होगा।
तो इसका मतलब है एरिया तो जीरो नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी चीज क्या रह जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within surface? यानी क्या ये ट्रू है कि गॉसेस लॉ कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस प्रोपोर्शनल होती हैं नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस? तो इसका आंसर है यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस तरह ट्रू है? आपने गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है, द टोटल फ्लक्स is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in it. तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो टोटल फ्लक्स की जगह अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस पढ़ें तो ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in it. तो ये आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी, phi of E is equal to 1 by epsilon naught into Q, और 1 by epsilon naught ये तो एक कांस्टेंट है। तो अगर इस इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आता है, phi of E is directly proportional to Q, यानी phi of E क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इसको दूसरे अल्फाज में पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो यहां स्टेटमेंट ये क्या बनती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो यही स्टेटमेंट यहां क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो यही गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल? यानी इलेक्ट्रॉन्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो क्या वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर उन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को आप हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिव पोल को आप लो पोटेंशियल मानते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, यानी हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन।